मैं आपका स्वागत करता हूं आपके सी प्लस प्लस के कोर्स में। और आज की हम इस कोर्स की इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं कि आईओ स्ट्रीम में जो स्ट्रीम है उसका क्या मतलब है, मतलब इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम क्या होती है, जिनका नाम आपको बेसिकली सुनने को मिल जाता है। आपके अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपको कॉलेज में आपके प्रोफेसर ने कभी नाम लिया होगा आपके सामने, और आप किसी जनरल व्यक्ति से मिलते हो जो कि जिसे कोडिंग आती है, तो उसने भी आपके सामने कभी इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम का नाम लिया होगा। और आज हम एक आपको बेसिक इनपुट आउटपुट के बारे में बताने वाला हूँ। उसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल्स बनाने के लिए आपके पास कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको आप फॉलो करके वेरिएबल बनाओगे। ठीक है, और डेटा टाइप्स मैंने वैसे उनके बारे में बता दिया, डेटा टाइप्स और वेरिएबल के बारे में, लेकिन आज उनके कुछ रूल्स और रेगुलेशन बताऊंगा। और डेटा टाइप कौन कौन से है, मैंने आपको सिंपली 4 डेटा टाइप्स के बारे में बताया है, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि और कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं जो आपके पास होंगे। तो शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर अपनी एक नई फाइल बना लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इनको exe को डिलीट कर देता हूँ। तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये अब हमारे काम की नहीं है। जैसे हम इसे रन करते हैं तो आपके पास नई exe बन जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम 4.cpp से एक फाइल बना लेता हूँ अपनी नई। और मैं इसमें आपको पहले बता दूँ, मैं आपको कुछ इनपुट और आउटपुट के बारे में पहले बता देता हूँ। ठीक है, बेसिक इनपुट और आउटपुट के बारे में। तो हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है, और यूजिंग नेम स्पेस std, और उसके बाद इंट नेम, ठीक है, और करली ब्रैकेट स्टार्ट। फिर आज मैं आपको इनपुट और आउटपुट के बारे में बताने वाला हूँ। तो पहले मैं 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैंने इंट लिखा, मेरे वेरिएबल्स इंटीजर होने वाले हैं इसलिए मैं इंट लिख रहा हूँ। आपको वैसे आपने प्रीवियस वीडियो देखी तो आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर इंट क्यों लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं दूंगा वेरिएबल को नाम। तो मैं एक num1 करके एक वेरिएबल का नाम देता हूँ और num2 करके एक सेकंड वेरिएबल को नाम देता हूँ। तो आपको ये बता दूं कि आप इस तरह वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो सी प्लस प्लस के अंदर। आप यहाँ पर डेटा टाइप लिखो और उसके बाद वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल, आप ऐसे वेरिएबल लगा सकते हो, और कोमा लगाकर आप वेरिएबल लगा सकते हो, और लास्ट में आप सेमीकोलन लगा दोगे तो वो आपके सारे वेरिएबल्स काउंट होंगे। ठीक है, और ये बता दूं कि आप वेरिएबल्स का नाम, मतलब ये जरूरी नहीं कि आप num1 num2 भी दो। ठीक है, आप यहाँ पर नाम दे सकते हो n1 n2 और n1 भी दे सकते हो, जरूर नहीं है आप यहाँ पे 1 या 2 ही लिखो। ठीक है, तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, अभी हम n1 और n2 नाम से मैं वेरिएबल ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ सी आउट और एंटर दी वैल्यू ऑफ n1, एंटर दी वैल्यू ऑफ n1। ठीक है, या यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंटर फर्स्ट वैल्यू, एंटर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन लगा दो, और यहाँ पे एक एंडल भी चाहो तो दे सकते हो, अगर ना चाहो तो, क्योंकि जो वैल्यू एंटर होगी वो इसके आगे ही हो जाएगी, तो आप जरूर नहीं है यहाँ पर एंडल लगाओ। ठीक है, उसके बाद आपको बता देता हूँ सी इन के बारे में। सी इन करके आप n1 कर दोगे तो आप, इसका मतलब है कि आपने जो यहाँ पे यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो इसको सी इन के अंदर एक्सट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, अभी मैंने आपको इस ऑपरेटर के बारे में बता दिया था, ये इंसर्शन ऑपरेटर है। ठीक है, और यहाँ पे मैं इंसर्शन ऑपरेटर लगा एक कमेंट आउट करके बता देता हूँ फिर से, इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, ये एक इंसर्शन ऑपरेटर है, ये एक इंसर्शन ऑपरेटर है। ठीक है, ये एक इंसर्शन ऑपरेटर है। ठीक है, इंसर्शन का मतलब है कि जो भी यूजर एंटर कर रहा है उसे डायरेक्ट इंसर्ट कर दो आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो इंसर्शन ऑपरेटर सी आउट के साथ इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करोगे, और उसके बाद जो भी स्ट्रिंग लिखी होगी वो सीधा आउटपुट में आपके पास आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया इंसर्शन ऑपरेटर, यानी इंसर्ट कर दो आउटपुट स्क्रीन पर जो भी यूजर ने एंटर किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं इसके लिए बता देता हूँ कि ये है एक एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, ये है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ये है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये इंसर्शन ऑपरेटर, ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर।
एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि जो भी यूजर वैल्यू एंटर कर रहा है उसे एक्सट्रैक्ट कर लो, अंदर ले जाओ, मेमोरी के अंदर लेके जाओ, ठीक है, उसे मेमोरी के अंदर सेव कर दो लेके जाके। तो इस एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है ये, और ये इंसर्शन ऑपरेटर है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन इंसर्शन का मतलब है जो भी यूजर एंटर कर रहा है उसके बाद में जो भी स्ट्रिंग यूजर एंटर कर रहा है उसे डायरेक्ट स्क्रीन पे प्रिंट कर दो। और इस इंसर्शन, और ये इंसर्शन हो गया, ये एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब है जो भी यहाँ पे यूजर वैल्यू एंटर करेगा, ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट आपका कंपाइलर आपसे वैल्यू एंटर करवाएगा, क्योंकि इंसर्शन का मतलब यही है एक्सट्रैक्शन का, कि आप कोई भी आपसे कंपाइलर वैल्यू एंटर करवाएगा और उसे डायरेक्ट आपके मेमोरी के अंदर उसे उस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से तो सीन करवा के वो वैल्यू स्टोर करवा रहा है, ठीक है, और आप जो भी वैल्यू एंटर कर रहे हो उसे वो N1 के अंदर स्टोर कर देगा आपकी मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो आपकी मेमोरी में जहाँ भी आप वैल्यू स्टोर करोगे, जैसे आपने 5 एंटर किया तो 5 आप वैल्यू आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगी, और उसके एड्रेस का नाम हो जाएगा, एड्रेस तो रहेगा लेकिन वो जहाँ पे वो स्टोर है ना वहाँ पे नाम हो जाएगा आपका N1, ठीक है। तो आप डायरेक्ट N1 लिख के उस वैल्यू को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। आप ऐसे ही लिख दो, सेकंड के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हो। सी आउट लिखा आपने, एंटर सेकंड वैल्यू, एंटर सेकंड वैल्यू और सेमीकोलन, ठीक है, और उसके बाद सीन करवा दो N2, सीन करवा दो N2, यानी इसमें भी सेम ही वर्क हो रहा है कि इंसर्शन ऑपरेटर है वो इसको प्रिंट करवाएगा आपकी स्क्रीन पर, और ये एक एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है सीन के साथ, ये सीन आपकी एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के साथ आप जो वैल्यू एंटर करोगे उसे मेमोरी के अंदर सेव करेगा, ठीक है। तो और आप यहाँ पे डायरेक्ट करवा सकते हो, ठीक है, सी आउट, आप यहाँ पे सी आउट करवा सकते हो, दी सम इज, सम ऑफ, यदि सम इज, और यहाँ पे आप डायरेक्ट N1 प्लस N2 कर सकते हो, N1 प्लस N2 आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो इसे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, पैरेंथेसिस के अंदर, ये क्या हुआ, ठीक है, आप यहाँ पे इसे पैरेंथेसिस के अंदर बंद कर दो, ठीक है। इसके बाद आप एंटर करो और रिटर्न 0 लिख दो, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका और क्या टाइप हो सकता है आपको सम करवाने का, वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले इसको रन करके देख लेते हैं कि ये रन होता है या नहीं होता, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा अभी रन करवा के कि ये किस तरह प्रोग्राम आपका वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अभी ये रन हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आपका प्रोग्राम रन हो चुका है, और ये हमसे पूछ रहा है कि एंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। तो हम वैल्यू एंटर कर रहे हैं फर्स्ट, जैसे हमने की एंटर 9, ठीक है। अभी पूछ रहा है सेकंड वैल्यू, हमने 5 एंटर की, जिसका में 14 आ गया, ठीक है, 9 और 5 14 होते हैं, इसने ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में ये प्रोग्राम समझा देता हूँ। हमने एक टाइप बताया कि हम इंटीजर टाइप की वैल्यू एंटर करवाने वाले हैं, और दो वेरिएबल हमने बना दिए, डेटा टाइप हमने इंट बताया और उसके दो वेरिएबल हमने बना लिए N1 और N2, ठीक है। फिर हमने सी आउट करवाया, यूजर के लिए हमने सी आउट करवाया कि एंटर फर्स्ट वैल्यू, तो यूजर को बोला कि एंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने जो स्पेस दिया है ना, यहाँ पर यही स्पेस यहाँ पर है, अगर यहाँ पे आप स्पेस ना देते हो तो ये वैल्यू बिल्कुल जो नंबर है वो इसके पास में आएगा, ठीक है। तो एक अच्छे व्यू के लिए हमने यहाँ पर एक स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर एंडल नहीं लगाया, तो इसने ये वैल्यू इसकी आगे ही एंटर करवाई है। यहाँ पर अगर आप एंडल लगा देते हो, ठीक है, यहाँ पर अगर आप एंडल लगा देते हो, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एंड लाइन कैसे करवानी है, आपको एंडल कैसे लगाना है, तो आप प्रीवियस वीडियो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। और उसके बाद भी आगे एंडल जैसे यूज होगा मैं आपको बता दूंगा, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सीन करवाया एन के अंदर, तो इसने जो आपने यहाँ पे 9 एंटर किया उसको एंटर करते ही उसने N1 के अंदर 9 को स्टोर कर दिया, ठीक है। फिर आपने यही सेम लाइन में यूजर को पहले एक स्ट्रिंग दी, ठीक है, यूजर सेकंड वैल्यू एंटर करो, और उसके बाद उसने जो वैल्यू एंटर की वो आपने सीधा N2 के अंदर स्टोर कर दी, ठीक है। फिर आपने जैसे ही एंटर किया तो सम इज, सम ने क्या किया, ये ऑपरेटर है प्लस, आपको मैं वैसे ऑपरेटर पढ़ाने वाला हूँ अभी, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो होंगे उनके अंदर मैं आपको ऑपरेटर बताऊंगा, लेकिन आप पहले ये समझ लो कि मैं इस ऑपरेटर से इन दोनों वैल्यूज को प्लस पॉजिटिव ऐड करवाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये ऐड करके इसको आउटपुट दे देगा, ठीक है, सीधा यहाँ पर आउटपुट प्रिंट हो जाएगा ऐड करने के बाद। तो इसने ऐड किया और 14 आपको दे दिया। तो अब मैं आपका इसका एक और व्यू बता देता हूँ कि आप इसे कैसे भी कर सकते हो एक और तरीके से, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है आपको दोनों साइड से हर प्रकार जैसे आप कर सकते हो वो बताना, ठीक है।
यहाँ पे आप एक सम वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो और यहाँ पर आप सम इक्वल्स टू n1 प्लस n2 कर सकते हो। n1 प्लस n2 आपने अगर किया यहाँ पर सम में, ठीक है, और यहाँ पर आपने लिख दिया सिर्फ सम, यहाँ पे आपने सी आउट करवा दिया सम को, तो इसका मतलब है कि आपने n1 और n2 को प्लस करके सम के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। इसलिए ये आपका जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो उसने आपका जो इन n1 और n2 को प्लस करके सम के अंदर स्टोर कर दिया और उसके बाद आपके सम को सी आउट करवा दिया, यानी शो करवा दिया स्क्रीन पर। तो जो आउटपुट था वो आपने पहले इसने ये स्ट्रिंग प्रिंट की, उसके बाद आपको आउटपुट यहाँ पर प्रिंट करके दे दिया। अभी हम इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं और देखते हैं कि ये रन होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ इसे और हमारा प्रोग्राम यहाँ रन हो चुका है, ठीक है। अब आप वैल्यू एंटर करो यहाँ पर, जैसे आपने की 4 एंड 5, तो इसने प्रिंट करके दिया 9। यानी कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह से भी आप एक वेरिएबल बना के उसके अंदर आप आपके आंसर को स्टोर करके फिर उसे शो कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बेसिक इनपुट और आउटपुट बता दी भाई, आप इनपुट कैसे ले सकते हो और आउटपुट कैसे प्राप्त कर सकते हो, उस पर कैसे ऑपरेशन कर सकते हो, ठीक है। और वैसे ऑपरेटर हम आगे और पढ़ने वाले हैं, तो आपको ऑपरेटर की जानकारी और हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रीम क्या होती है। जैसे आपने आईओ स्ट्रीम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो इनपुट आउटपुट का तो आपको पता लग गया कि इनपुट कैसे लेना, आउटपुट कैसे लेना। स्ट्रीम का आपको पता नहीं है, ठीक है, तो स्ट्रीम का मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रीम क्या होती है, ठीक है। तो स्ट्रीम हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक इनपुट स्ट्रीम, एक आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। और स्ट्रीम का बेसिक मतलब ये है कि जो भी मतलब कि आपके डेटा का फ्लो सीक्वेंस ऑफ बाइट में किस तरफ हो रहा है, ठीक है। डेटा का जो फ्लो है वो सीक्वेंस ऑफ बाइट में किस तरफ हो रहा है, इसका मतलब स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि इनपुट हो रहा है कि आउटपुट हो रहा है, जो डेटा का फ्लो है वो किस तरफ हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास दो स्ट्रीम्स होती हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक मल्टीलाइन कमेंट के अंदर बता देता हूँ, इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम क्या होती है, ठीक है। इनपुट स्ट्रीम का मतलब है कि आपके डेटा का जो फ्लो है वो आपके डेटा का जो फ्लो है, डेटा का फ्लो है वो आपका प्रोग्राम टू मेमोरी में हो रहा है, ठीक है। आपके डेटा का जो फ्लो है वो प्रोग्राम है जो आपका यहाँ से वो मेमोरी में हो रहा है, ठीक है। प्रोग्राम से उसने आपके यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है n1 और n2, जैसे आपने, मैं आपको बताता हूँ इनपुट स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। आपने यहाँ पे इनपुट किया n1 बाई cn करवा दो n1 को, तो आपने जो भी n1 करके जो वैल्यू यहाँ पे एंटर करवाओगे वो n1 में स्टोर होगी। जो यहाँ से आप वैल्यू जैसे आपने एंटर की, चीजें 9 लिखा आपने, उसके बाद एंटर किया, एंटर करते ही जैसे आपकी वैल्यू को वो आपकी मेमोरी के अंदर लेके जाके उसने सेव किया, उसका मतलब है इनपुट स्ट्रीम। वो वहाँ पे इनपुट स्ट्रीम हो रही है, यहाँ पे स्ट्रीम की स्पेलिंग मिलता है, ठीक है। तो वो मेमोरी आपकी हो रही है इनपुट, ठीक है। जो आपने यहाँ पे डेटा एंटर किया वो इनपुट हो रहा है, ठीक है, इनपुट हो रहा है, यानी आपका मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो आपका डेटा यहाँ से आपने लिखने से एंटर करने पर जाके मेमोरी के अंदर स्टोर होने तक की जो प्रोसेसिंग है, जो सीक्वेंस है, उसे इनपुट स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। और आउटपुट स्ट्रीम के बारे में बताता हूँ कि आउटपुट 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 स्ट्रीम, ठीक है। आउटपुट स्ट्रीम का मतलब है जो डेटा का फ्लो है, डेटा का फ्लो है वो हो रहा है मेमोरी टू आउटपुट स्क्रीन, ठीक है। आपके डेटा का फ्लो है जो, ठीक है, वो मेमोरी से आउटपुट स्क्रीन तक आपके पास आ रहा है, यानी आपके पास स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। मतलब आपने यूजर को कुछ भी, आपने जैसे कंपाइलर, आप यूजर हो और आपने कुछ भी एंटर किया है, ठीक है, और कंपाइलर को उसे इनपुट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। वो इनपुट करके अपने मेमोरी के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। फिर उसने अंदर कुछ आपने जो प्रोसेसिंग का वर्क दिया, जैसे यहाँ पर दिया है, तो वो प्रोसेसिंग कुछ करके और आपको फिर से मेमोरी के अंदर ही प्रोसेसिंग करके, मेन मेमोरी के अंदर आपकी प्रोसेसिंग होती है। आपका जो ये प्रोग्राम है पहले मेन मेमोरी के अंदर लोड होता है, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, फिर आपको आउटपुट मिलता है, तो ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया एक। तो आपने जैसे अंदर कुछ प्रोसेसिंग हुई मेमोरी के और आपको आउटपुट मिला है, ठीक है, जो आउटपुट वहां से आ रहा है, ठीक है, आउटपुट आपका मेमोरी से आ रहा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो रहा है, तो उसे बोलोगे आप आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। आपके पास जो आंसर आ रहा है, ठीक है, वो हो गई आपकी आउटपुट स्ट्रीम।
ये आपको मैं आप वेरिएबल्स के बता देता हूँ कि वेरिएबल्स से आप वेरिएबल्स के नाम किस तरह आप डिफाइन करोगे। जैसे यहाँ पे मैंने n1 n2 जो वेरिएबल के नाम डिफाइन किए हैं, सब वेरिएबल के नाम डिफाइन किए, ठीक है। कि कुछ रूल होते हैं, ठीक है। आप ऐसे ही सीधा ही कोई भी नाम आप नहीं दे सकते हो। वैसे आप अपने मन पसंद नाम दे सकते हो यहाँ पर वेरिएबल्स को, लेकिन उसके कुछ रूल्स को आप फॉलो करना होता है, ठीक है। तो वेरिएबल्स के कुछ रूल होते हैं। वेरिएबल्स नेम डिक्लेरेशन रूल्स, ठीक है। वेरिएबल्स नेम डिक्लेरेशन रूल, ठीक है। तो फर्स्ट रूल है कि आप वेरिएबल्स के नेम है जो वो वेरिएबल्स नेम आर नॉट स्टार्ट एनी ऑफ नंबर। आपके वेरिएबल का नाम कोई भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। आपके वेरिएबल का जो भी नाम है आप दे रहे हो वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे आप शुरू में n1 जैसे आपने लिखा तो यहाँ पे पहले एक आपका अल्फाबेट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहले आपका नंबर नहीं लिख सकते, आप 1 नहीं लिख सकते हो, ठीक है। वो आपका इनकरेक्ट वेरिएबल का नेम होगा, ठीक है। और उसके बाद आप सेकंड है आपके पास रूल, आपके जो अल्फाबेट हैं, ठीक है। जैसे आपके लोअर केस और अपर केस के अंदर जो अल्फाबेट हैं वो आपके डिफरेंट डिफरेंट माने जाएंगे, ठीक है। ये आपने लोअर केस के अंदर लोअर केस एंड अपर केस आर रिकॉग आर रिकॉग्नाइज्ड डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट आपके वो रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, ठीक है। उन्हें डिफरेंट डिफरेंट माना जाएगा। तो आपके जो लोअर केस और अपर केस है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे n1 लोअर केस के अंदर लिखा हुआ है, n डाउन केस के अंदर है, लोअर केस के अंदर, ठीक है। और आप यहीं पे अगर आगे n कैपिटल के अंदर और 1 आगे फिर से 1 ही लगा देते हो तो आपको अलग अलग वेरिएबल माने जाएंगे, ठीक है। n1 शॉर्ट n1 जो लोअर केस के अंदर है वो और कैपिटल दोनों अलग अलग माने जाएंगे, ठीक है। दोनों बिल्कुल सेम वेरिएबल नहीं माने। अगर आप n1 दोबारा डिक्लेयर कर देते हो तो वो आपको फिर से बताएगा कि वो आपने आप मल्टीपल टाइम से आप डिक्लेरेशन कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आप अगर कहीं पर है कि आपको नाम सेम ही रखने हैं तो आप लोअर केस और अपर केस के अंदर रख सकते हो। यहाँ पे अगर आपको कई बार नाम आपको सेम रखने पड़ जाते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स के, आपके प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि आपका प्रोग्राम समझ आए, तो इसलिए आप उसमें लोअर केस और अपर केस के अंदर। मैं आपको सभी सारे ये एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर करके दिखाऊंगा, तो टेंशन बिल्कुल भी लेने का नहीं। थर्ड पॉइंट है इसका, कि आप कोई भी जो आपके है सिंबल्स का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एनी सिंबल्स, एनी स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड। कोई भी स्पेशल सिंबल आपका अलाउड यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपने कोई भी स्पेशल सिंबल है, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, और जो भी मॉड्यूलो वगैरह जो भी हैं, जैसे आपका एम% सिंबल है, ठीक है, डॉलर का साइन है, हैज है, एट द रेट है, ठीक है, तो आप उसे इसके अंदर यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप उन सिंबल्स का यूज वेरिएबल के नाम के अंदर नहीं कर सकते हो। एक है जिसका आप यूज यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, वो है अंडरस्कोर का आप यूज यहाँ पर कर सकते हो। ये आपका अंडरस्कोर, ठीक है। इसे भी मैं एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका अंडरस्कोर, ठीक है। आप इस अंडरस्कोर का यूज आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, वेरिएबल के नाम के अंदर। कहीं पर आपको वेरिएबल का नाम देना है, ठीक है, मल्टीपल नाम देना है, जैसे आपको किसी के नाम पर ही वेरिएबल का नाम देना है, तो और उसका फर्स्ट नेम और सेकंड नेम दोनों साथ में लिखना चाहते हो तो आप उसका फर्स्ट नेम लिख के और सेकंड नेम आप उसके अंडरस्कोर लगाने के बाद लिख सकते हो, ठीक है। आपका स्पेस भी है वो एक सिंबल है, तो आप उसे भी नहीं दे सकते हो आपके वेरिएबल के नेम के अंदर। इसे भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। और फोर्थ आपका मेन टॉपिक है कि आप कोई भी एनी स्पेशल कीवर्ड्स नॉट अलाउड एनी स्पेशल या एनी कीवर्ड, ठीक है, इतना लिख लो, एनी कीवर्ड। आपका जो भी रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है, जैसे रिजर्व कीवर्ड है, जो भी आपका C++ के अंदर रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है, वो आप इसके अंदर यूज नहीं कर सकते हो। जो भी रिजर्व कीवर्ड है उनका यूज आप कीवर्ड यहाँ पर नाम देने के लिए नहीं कर सकते हो, यूज वेरिएबल का नाम, ठीक है। जैसे आपने इंट लिखा है तो आप int1 लिखोगे तो वो आपका नाम नहीं रिकॉग्नाइज्ड होगा, ठीक है, वो आपका नाम गलत होगा, ठीक है, रॉन्ग
रॉन्ग वेरिएबल नेम आएगा, वो आपका नाम आप वो एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप ये चार टॉपिक हैं इसके। आपके पास रिजर्व कीवर्ड कौन कौन से होंगे वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है, और कौन कौन से उनकी मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा, आप नोट कर सकते हो। ठीक है, और ये आपको पता चली गया। बाकी मैं आपको यहाँ पर चेंज कर सकती हूँ, जैसे वेरिएबल नेम आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहीं पे चेंज कर लेते हैं 1n। आपने जैसे 1n लिखा, ठीक है, पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, जो आपका मल्टी लाइन कमेंट है जो मैं हमने स्टार्ट किया था उसे मैंने ऑफ कर दिया। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया था मल्टी लाइन कमेंट कैसे होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट कैसे। मल्टी लाइन कमेंट यानी आप मल्टीपल लाइन इसके अंदर ऐड कर सकते हो, सिंगल यानी आप इस सिंगल लाइन के अंदर ही आप कमेंट लिख सकते हो। ठीक है, तो आपने जैसे ही 1n लिखा तो आपके वैसे भी विजुअल स्टूडियो कोड ने एरर दे दिया है आपको कि आप ये एक्सपेक्टेड, ये देखो आपने इसको आप एक्सपेक्टेड नहीं है ये। ठीक है, आपको वैसे भी मैं आपको यहाँ पे रन कर दिया, तो आप कंट्रोल एस करोगे। ठीक है, पहले आप फाइल को सेव कर लेना। ठीक है, कंट्रोल एस मार के उसके बाद आपको यहाँ से उसको रन करना। और ये देखो इतने सारे एरर, कि आपको मैं यहाँ पे एरर भी दिखाऊंगा। ठीक है, साथ में मेरा मोटिव है कि आपको मैं एरर भी यहाँ पे साथ में दिखाऊं, जो जो एरर्स आते हैं, ताकि आपको ये भी पता चले कि किस टाइप के एरर आपके प्रोग्राम के अंदर आते हैं, और आप उन्हें अगर वो आए तो आप उसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ये देखो N1 इसने इसी N1N के अंदर ही आपको इसने दे दिया है एरर। ठीक है, ये देखो आपको एरर मिल गया कि आप ये नाम नहीं दे सकते। मैं आपको सिंपल में बता देता हूँ कि आप इसे नहीं दे सकते ये नाम। ठीक है, आप इस एरर को देख लेना, इस एरर को देख लेना कि आप किस तरह से आपको ये एरर मिलता है। बिफोर न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट देखो ये आपने दे दिया है कि अनक्वालिफाइड। ठीक है, एक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड आईडी बिफोर न्यूमेरिकल कांस्टेंट। न्यूमेरिकल कांस्टेंट अगर आपने पहले लिखा है तो वो आपका अनक्वालिफाइड आईडी मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। मैंने आपको ये बता दिया कि आप पहले ये नाम नहीं दे सकते। ठीक है, ये जो नंबर है उसका यूज आप पहले नहीं कर सकते हो किसी भी के नाम के आगे, किसी भी वेरिएबल के नाम के आगे। तो आपका आप देखो ये सही हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड के एरर भी जा चुके हैं। सेकंड है कि आपके जो नेम्स हैं वो दोनों अलग अलग माने जाएंगे। ठीक है, लोअर केस और अपर केस के। तो अब मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो अब यहाँ हम अपने नाम चेंज करके देख लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया इसको N2 को N कैपिटल N1 कर दिया। ठीक है, दोनों के नाम सेम हो गए, इसका नाम बस N कैपिटल है। ठीक है, और ये देखो विजुअल स्टूडियो कोड ने एरर दे दिया। ये एरर इसके लिए नहीं दिया, इसने ये एरर इसलिए दिया कि आपने N2 को N1 को यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है और आगे आपने N के शॉर्ट में लिख रखा है, तो आपको हर जगह उसको चेंज करना पड़ेगा। N1 आपने यहाँ चेंज कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे भी आपने N1 कर दिया, उसने एरर आपको बता दिया कहाँ कहाँ पे आपको चेंज करना है, ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। ये देखो विजुअल स्टूडियो कोड के एरर जा चुके हैं। ठीक है, हमने जहाँ पर भी वेरिएबल नाम दिया था उसको चेंज कर दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंट्रोल एस करेंगे और रन कर लेंगे अपने प्रोग्राम को, और ये यहाँ पर अब रन हो जाएगा। तो ये कई बार टाइम ले लेता है। ये देखो अब रन हो गया है। आपने यहाँ पे जैसे एंटर किया 5, ठीक है, और एंटर किया 7, तो इसने 12 प्रिंट करके दे दिया आपको, यानी आपका प्रोग्राम बिल्कुल सक्सेसफुल रन हो गया। ठीक है, अब ये बात समझिए कि आप लोअर केस और अपर केस में जो वेरिएबल के नेम दिए उन्हें ये अलग अलग मानता है। ठीक है, तो अब ये होगा क्लियर। और स्पेशल सिंबल, ठीक है, यहाँ पर हम किसी स्पेशल सिंबल का यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने इसके लास्ट में लिखा दिया, जैसे एन के लास्ट में लिख दिया N1 के, पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। कंट्रोल जेड मार के हम अपने सारे वेरिएबल के नेम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपको कहीं पे जरूरत पड़ती है ऐसे सेपरेट नाम लिखने की तो आप नंबर ऐसे सेपरेट लिख सकते हो। ठीक है, तो आपने जैसे यहाँ पे प्लस N2 अगर लिख दिया पॉजिटिव प्लस, और आपके लिए मैं ये भी कर देता हूँ सारों के नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब ये ना सोचो कि ये पहले इसने सारों के नाम चेंज किए अब ये कर नहीं रहा है, तो मैंने सभी के आगे प्लस लगा दिया। ठीक है, लेकिन अभी विजुअल स्टूडियो कोड हमें एरर दे रहा है, और अब आपको पता चल जाएगा कि एरर है क्या। कंट्रोल एस करो और रन करो, और ये देखो एरर बता दिया इसने एरर। ये देखो एरर बता कहाँ पे रहा है, बिल्कुल यहीं पे बता रहा है कि आप इसे नहीं लिख सकते हो। एक्सपेक्टेड इनिशियलाइजर बिफोर, ये टोकन है, किसको एक टोकन मान लो क्योंकि सबसे छोटी इकाई टोकन होती है, तो प्लस टोकन इंट, ये देखो ये एक एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर नहीं है, इनिशियलाइजर नहीं है। ठीक है, ये इनिशियलाइजर आपने इनिशियलाइज किया जैसे इसको वेरिएबल को, तो वो एक इनिशियलाइजर रॉन्ग इनिशियलाइजर है। ठीक है, ये डिक्लेरेशन भी इसकी गलत है,
ये डिक्लेरेशन नहीं हो सकती, तो इसने आपको यहाँ पे ये एरर दे दिया है कि आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हो। कंट्रोल जेड करो, सारे हटा दो। विजुअल स्टूडियो कोड के एरर भी जा चुके हैं, देखो। ठीक है, अब जैसे विजुअल स्टूडियो कोड में कोई भी एरर आए तो आप तुरंत पता करो कि आपका एरर आया क्या, कहाँ पर है, और आपने लास्ट क्या स्टेप लिया है। आप इससे आपकी प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, और आपको एरर्स के बारे में पता चलता है। एरर्स दिखाने का मेरा मोटिव यही है कि आपको ये भी पता चले कि एरर्स आते कैसे हैं। ठीक है, कई कोर्सेज में आपको एरर्स नहीं दिखाए जाते हैं। ठीक है, मतलब बिल्कुल एरर फ्री कोड दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो वो मैं उसे सही नहीं मानता, क्योंकि आपको एरर दिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एरर आपको पता चलेंगे तो आप, अगर आपको यहाँ पे एरर नहीं दिखाए जाएंगे, ठीक है, बिना एरर्स की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, तो वो आपको आगे जाके प्रॉब्लम आएगी। जब एरर आएंगे तो आप उसे एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे उसे कि आपका एरर आया क्या है, वो किस चीज़ में आ रहा है। ठीक है, और एनी रिजर्व कीवर्ड, आप रिजर्व कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये अपना फोर्थ पॉइंट है, हमने बाकी सब क्लियर कर लिए हैं। अब आप रिजर्व कीवर्ड यहाँ पे कुछ भी लिख दो, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया रिजर्व कीवर्ड, जैसे इंट का तुमने यूज करके फ्लोट। ठीक है, फ्लोट भी एक आपका रिजर्व कीवर्ड है। तो N1 की जगह मैं यहाँ पे भी फ्लोट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने फ्लोट लिख दिया। मैं अब जगह मैं चेंज करके दिखा देता हूँ, और यहाँ पे भी मैंने फ्लोट कर दिया। ठीक है, ये रिजर्व कीवर्ड का मैंने यूज कर लिया। ठीक है, ये फ्लोट भी आपका रिजर्व कीवर्ड है। आपको लास्ट वीडियो के एंड में हम आपको बता दूंगा रिजर्व कीवर्ड कौन कौन से, पूरी लिस्ट आपको दे दी जाएगी। तो ये है रिजर्व कीवर्ड। आप अब कंट्रोल एस करो, रन करो। वैसे एरर आ गया है, लेकिन फिर भी आप एरर क्या आता है वो देखो एक बार। और आप भी, मैं तो कहता हूँ कि आप इन सभी का यूज करके देखना अपने प्रोग्राम में, और एरर को बिल्कुल आइडेंटिफाई करना। ये देखो टोकन। ठीक है, ये आपने फ्लोट लिया है, वो अनक्वालिफाइड है। ठीक है, अनक्वालिफाइड आईडी है, वो एक ये नहीं बताएगा क्योंकि रिजर्व कीवर्ड है। ठीक है, इसने एरर दे दिया कि अनक्वालिफाइड है। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। आप एरर का नाम, अनक्वालिफाइड का मतलब है कि आप ऐसा कर नहीं सकते हो, आप इसको ये नाम दे नहीं सकते हो फ्लोट को। तो ये हो गया आपका एरर। अब आप इसको करो कंट्रोल जेड 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 जेड, कंट्रोल जेड, एरर आपके चले जाएंगे। ये देखो आपके एरर चले गए हैं। ये मैंने आपको वेरिएबल्स का बता दिया कि कौन कौन से वेरिएबल हैं, आप किस तरह आप वेरिएबल का नाम। पूरा एक और बात कि आप वेरिएबल के नाम है ना, जैसे आपके पास यूजेस हैं उनके वेरिएबल के, किस तरह आप उसको यूज करने वाले हो, आप उसी नाम से उसे डिक्लेयर करो। ठीक है, आप यहाँ पे बड़ा नाम दे सकते हो उसे। ठीक है, अंडरस्कोर का यूज करके, और आप अल्फाबेट्स का यूज करके आप बड़ा नाम उसको दे सकते हो। ठीक है, वो कोई बात नहीं है कि आप नाम उसको नहीं दे सकते हो, या छोटा नाम आपको देना जरूरी है। ठीक है, छोटा नाम तो इसलिए देते हैं कि आप उसे आगे रिकॉग्नाइज कर सको। ठीक है, आगे जब भी उसका यूज हो तो आप उसे लिख सको। ठीक है, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड आपको वैसे भी फील करवा देगा, वो आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे ये मैं बोलना चाहता हूँ कि आप इन वेरिएबल्स के नाम जैसे दो ना, तो आप एक तो उनको ये रूल्स को ध्यान रखो। ठीक है, इन रूल्स को एक बार पढ़ लेना, और इनको आप ध्यान रखो, ये नोट डाउन कर लेना बस आप रूल। ठीक है, और आप अपने सेल्फ प्रिपेयर नोट्स भी साथ साथ में तैयार करते जाना। ठीक है, इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम आप एक बार बस, आप एक से दो बार इसे इस वीडियो के, अगर आपने इस बार देख लिया, ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं है तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखो फिर से। ठीक है, फिर आपको पक्का क्लियर होने वाला है कि जो भी मैंने इसके अंदर बताया है। ठीक है, आपने अगर इस वीडियो को दो बार देख लिया तो आप इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम को कभी नहीं भूलने वाले हो। इनपुट आउटपुट कैसे लेना है, ठीक है, वो भी नहीं भूलोगे, और वेरिएबल्स किस तरह डिक्लेयर किए जाते हैं आप उससे भी नहीं भूलने वाले हो। ठीक है, और ये मैं आपको एश्योरिटी दे देता हूँ। और आपने यहाँ पे ये जाना है कि इनपुट आउटपुट किस तरह लिए जाते हैं। ठीक है, और उसे सम करवा के उसे कैसे वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना है एक के अंदर, और फिर आपको आउटपुट उसको लेना है, और उस आउटपुट को आपको कैसे सी आउट करवाना है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इनपुट स्ट्रीम क्या होती है, आउटपुट स्ट्रीम क्या होती है, ये भी मैंने बता दिया। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, क्या वेरिएबल के डिक्लेरेशन आप किस तरह कर सकते हो। ठीक है, अब अपने करने वाले मैं आपको बताता हूँ अब डेटा टाइप्स और कौन कौन से होते हैं, और कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, और कौन कौन से आपके पास रिजर्व कीवर्ड है, मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। तो ये अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे टेबल दी गई है इसके अंदर आपके सारे रिजर्व कीवर्ड लिखे हुए हैं। ठीक है, C++11 के अंदर ये रिजर्व कीवर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ C++20 अभी रिलीज हुई है उसके भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप इन पे तो मत जाओ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपके रिजर्व कीवर्ड हैं। ठीक है, आप इनको एक बार नोट डाउन करना अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो आप अगर आप इसे एक बार नोट डाउन कर लेते हो इन सभी को, तो आपको कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और आप जैसे यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से रिजर्व कीवर्ड के
हैं और उनका नाम आपको नहीं लिखना है वेरिएबल के अंदर। जैसे आप अगर विजुअल स्टूडियो कोड जैसे ऑसम आईडी का यूज करते हो तो आपको पता चलने वाला है उसी टाइम कि आपने एक रिजर्व कीवर्ड का यूज कर लिया वेरिएबल नाम के अंदर और आप उसे डिलीट करके नाम चेंज कर दो। ठीक है, तो ये आपके रिजर्व कीवर्ड है सारे। और यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है कि ऑल लिस्ट है ये जो रिजर्व कीवर्ड की है, और इन्हें आप वेरिएबल के नेम के अंदर आप यूज नहीं कर सकते वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करने में। ठीक है, और ये हैं आपके सारे डेटा टाइप्स, मतलब सारे तो नहीं है लेकिन डेटा टाइप्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे डेटा टाइप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, शॉर्ट इंट, अनसाइड शॉर्ट इंट, अनसाइड इंट, इंट, लॉन्ग इंट। ठीक है, डेटा टाइप है ये, इनके साइज हैं जो बाइट्स के अंदर लिखे हुए हैं, 2 बाइट 4 बाइट ये लेते हैं। जो मेमोरी के अंदर आपका साइज लेते हैं वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, अनशॉर्ट इंट 2 बाइट का साइज लेता है, अनसाइड शॉर्ट इंट 2 बाइट लेता है। ठीक है, और ये एक G++ 64 बिट मशीन का है। ठीक है, 64 बिट मशीन, आपके पास 32 बिट भी हो सकती है, तो उसके लिए आपके ये नंबर्स हैं वो अलग होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ आप इन पर ज़्यादा ध्यान ना दो कि ये कितना साइज ले रहा है, और ना ही आप इसे रटो। मैं ये आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसमें याद रखो कि इंट कौन कितना साइज लेता है। ठीक है, अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग इंट कितना साइज लेता है और लॉन्ग डबल कितना साइज लेता है, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है। और मैं यहाँ पे आगे रेंजेस भी लिखे हैं कि आप कितनी रेंज से कितनी रेंज तक लिख सकते हो। आप इन्हें एक बार नोट डाउन करो अपनी नोटबुक के अंदर, या इस वीडियो को 1 से 2 बार फिर से रिवाइव करके देखो, तो आपको ये कंफर्म ये क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, या इन्हें एक बार आप नोट डाउन कर लो, एक बार नोट डाउन कर लोगे इन सभी को तो आपको याद हो जाएंगे। वैसे भी याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ना याद रखनी जरूरत है। अगर आप एज ए प्रोग्रामर बनने वाले हो, बनने का सोचा है आपने, तो आप इन्हें याद मत रखो, इन्हें याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। वैसे भी आप प्रोग्राम के अंदर साइज ऑफ ऑपरेटर होता है उसका यूज करके आप इनकी साइज निकाल सकते हो। कोई भी आपको इनका बारे में नहीं पूछने वाला है कि कितनी साइज लेता है। ठीक है, तो ये आपको जरूरी नहीं है याद रखना। तो ये हो गया आपका क्लियर। ठीक है, और ना ये किसी पेपर वगैरह में आते हैं कि आपको बाइट में इनका साइज वगैरह लिखना है। ठीक है, और ये मैंने आपको इसलिए बताया कि इस तरह से ये साइज लेते हैं आपकी मेमोरी के अंदर। तो बस इतना ही आपको याद रखना है कि बस ये आपके मेमोरी के अंदर किस तरह से साइज रिजर्व करते हैं और कौन कौन सी हैं, इनका नाम आपको बस एक बार याद कर लेना या पढ़ लेना, लेकिन याद करने की आपको रटने की जरूरत नहीं है इस पर। ठीक है, तो ये आपके क्लियर हो गए हैं, और थैंक यू गाइज। तो अब यहाँ पे आज हम वीडियो का एंड करते हैं इस वीडियो का। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए मैं इस कोर्स का अगला पार्ट लेके आऊँगा, और आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, और ये कोर्स आप ही के लिए तैयार किया गया है। बिल्कुल आप C++ को बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हो इसके अंदर। ठीक है, और ये बिल्कुल कंप्लीट कोर्स होने वाला है। आप जैसे इस कोर्स को कंप्लीट करोगे तो आप C++ के अंदर तो बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाओगे, इस बात की एश्योरिटी आप मेरे से ले सकते हो। ठीक है, और ये C++ का कोर्स चल रहा है आपके पास। ठीक है, मैंने आपको जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसको इंस्टॉल करना मैंने आपको सिखाया था इस फर्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, आप वहां जाके इसको इंस्टॉल करना सीख सकते हो। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड को किस तरह इंस्टॉल करना है, G++ बिल्कुल सेटअप एनवायरनमेंट सेट कैसे करना है वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। आप इसको जाकर वॉच कर सकते हो। नो बोर गेट मोर, यानी मैं आपको यहाँ पे बोर नहीं करने वाला हूँ, ये तो आपको वैसे पता चल रहा है। साथ साथ में अगर आप सारी वीडियोज देख रहे हो तो यहाँ पे आपको बोर नहीं करूंगा कोई भी थ्योरी वगैरह पढ़ाकर, मैं प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूँ। और अब तो आपका बिल्कुल प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो गया है। अब आगे आगे हम प्रोग्राम ही लिखेंगे, प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको सारी थ्योरी समझाने वाला हूँ, और वो आपको समझ में आने वाले भी है। आप वीडियो को अगर समझ नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से रिवाइव करके देखो। अगर आप फिर से वीडियो को फिर से देखते हो तो आपको जरूर पता चल जाएगा, जो भी आपने मिस कर दिया वो आपको कंफर्म समझ में आ जाएगा। आपको कुछ ऐसा लगेगा हमने कुछ नया ही सीखा है दोबारा देखने पर। ठीक है, तो वीडियो को दोबारा देखने में कोई गलत बात नहीं है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी इस कोर्स की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।